हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें पहला है आपको उपकला ऊतक, जिसको हम लोग एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तीसरा है पेशीय ऊतक, जिसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं। आइए अब इस सम के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू उपकला ऊतक, यह ऊतक शरीर के बाहरी तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। एपिथेलियम ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में विसरण, स्रवण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। एपिथेलियम ऊतक क्या करते हैं? शरीर के विभिन्न अंगों में विसरण, स्रवण तथा अवशोषण में आपको सहायता करते हैं। एपिथेलियम ऊतक को 4 भाग में बांटा गया है। एपिथेलियम ऊतक को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। पहला है आपको इसमें सल्की एपिथेलियम ऊतक, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम ऊतक किसको कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम को। इस ऊतक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। सल्की एपिथेलियम की त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी ऊतक से होता है। रक्त वाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण सल्की एपिथेलियम ऊतक ही करते हैं। दूसरा है आपको स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक जो है, इस ऊतक के कोशिका लंबे होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये कोशिका के मुक्त सिरे पर कौन चीज़ पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम के। इसको हम लोग कॉलमन एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। यह ऊतक शरीर के उस भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण का काम होते हैं, जैसे आंत, अमाशय, पित्ताशय। यहाँ पर आपको सल्की एपिथेलियम यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं आंत में, अमाशय में, पित्ताशय में, क्योंकि यह जहाँ अवशोषण का काम होता है वहाँ पर सल्की एपिथेलियम ऊतक का निर्माण होता है। तीसरा है आपको घनाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। इस ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है घनाकार एपिथेलियम के द्वारा, जो निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत पहला आते हैं आपको स्वेद ग्रंथि। इस ग्रंथि से पसीना निकलता है। स्वेद ग्रंथि त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। स्वेद ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के ऊपरी परत में। दूसरा है लेक्रामाइल ग्रंथि। लेक्रामाइल ग्रंथि आँख में पाई जाती है, जिससे आंसू निकलता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो आँख में आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं। तीसरा है आपको सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है। इस ग्रंथि से मोम के समान पदार्थ निकलता है सेरुमिनस ग्रंथि से। चौथा है सीबम ग्रंथि। यह ग्रंथि त्वचा के भीतरी परत में पाई जाती है और तेलीय पदार्थ इससे निकलते हैं, जिसे सीबम कहते हैं, जो त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। ये सभी घनाकार एपिथेलियम के भाग हैं। चौथा में देखिए आपको पक्षाम्बी उपकला, जिसको सिलिएटेड एपिथेलियम भी हम लोग कहते हैं। ये क्या होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है और इसमें सीलिया पाए जाते हैं। यह ऊतक ट्रेकिया के भीतरी सतह में अंडावाहिनी तथा गर्भाशय में पाए जाते हैं। यह ऊतक अंगों द्वारा निकलने वाले पदार्थ को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों को एक ही दिशा में जाने में मदद करते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम। अब देखिए दूसरा है आपको संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा इसके बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक ही प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ठोस जेली के समान सघन, कठोर या तरल हो सकते हैं। अब देखिए संयोजी ऊतक के प्रमुख प्रकार है। पहला है अवकाशी ऊतक, जिसको एरियोलर टिश्यू कहते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिनी तथा तंत्रिका के चारों तरफ घेरा बनाता है। अवकाशी ऊतक
या एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू त्वचा एवं मांसपेशी या दो मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। मस्ट कोशिका एरियोलर ऊतक में ही पाई जाती है। मस्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? एरियोलर ऊतक में, जिसके द्वारा आपको हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सीरोटिन नामक प्रोटीन निकलता है। हिस्टामिन क्या करता है? रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिस्टामिन क्या करता है? रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता तथा सीरोटिन रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। एरियोलर ऊतक के श्वेत तंतु यानी कि कोशिका द्वारा कोलेजन प्रोटीन तथा पीला तंतु कोशिका द्वारा इलास्टिन प्रोटीन निकलता है। अगला है आपको वसा संयोजी ऊतक, जिसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह ऊतक वसा कोशिका से बनी होती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज ऊतक वसा को संचित करके रखता है। शरीर में वसा कोशिका की अधिकता से क्या होता है? मोटापा का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए कंडरा, जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं। यह संयोजी ऊतक मांसपेशी को क्या करती है? अस्थि से जोड़ती है। कंडरा जो है यह ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ती है, यानी कि इसका ट्रिक है MBL। ये जो है मांसपेशी को किससे जोड़ता है? बोन से जोड़ता है, मसल्स को। दूसरा है आपको स्नायु यानी कि लिंगामेंट। यह ऊतक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। इसका ट्रिक है BBL, यानी कि बीबी लाल हो गई, यानी बोन जो है बोन से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट जोड़ता है। और यह ऊतक अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। अब आइए हम लोग उपास्थि ऊतक यानी कि कार्टिलेज के अंतर्गत उपास्थि ऊतक का अध्ययन करेंगे। यह ऊतक कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। उपास्थि ऊतक किसके बने होते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। इन ऊतक के रिक्त स्थानों के बीच कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। यह ऊतक कान, श्वास नली तथा एस्ट्रोनम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। आगे है अस्थि यानी कि बोन। अस्थि यह काफ़ी मजबूत संयोजी ऊतक है, क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बना होता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि के मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। वहीं पूछेगा आपको जो मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशी में आपको मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है, जिसे मज्जा गुहा भी कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक भरा रहता है तो उसे मज्जा गुहा की अस्थि मज्जा यानी कि उसे हम लोग बोन मेरो कहते हैं। एडिपोज ऊतक जो भरा रहता है उस मज्जा गुहा क्या कहते हैं हम लोग? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो कहते हैं। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। इसके शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। जो बोन मेरो होते हैं इसके दो ऊपर वाले भाग में लाल अस्थि मज्जा पाए जाते हैं, जिसको हम लोग RBC कहते हैं, और नीचे वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? WBC। तो लाल अस्थि मज्जा में RBC तथा पीली अस्थि मज्जा में आपको WBC का निर्माण होता है। आइए अब हम लोग ब्लड यानी रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्लड क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसके ऊतक के मैट्रिक्स में ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। इसके मैट्रिक्स यानी जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं उसके बीच खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ठोस द्रव के रूप में रहते हैं, तो इसमें जो है मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं रक्त में। रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं तथा प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा का बना होता है तथा शेष 45% जो होता है रुधिर कोशिका का बना होता है। प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है तथा शीर्ष 7% पर प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा। अब आइए हम लोग लसिका के बारे में अध्ययन करते हैं। लसिका को इंग्लिश में हम लोग लिम्फ कहते हैं। लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत रक्त कण यानी कि WBC ही होते हैं। इसमें लाल रक्त कण तथा प्लेटेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा उन सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थ का भी परिवहन होता है। अब आइए पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक। ये पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं आपको आरेखित या अनैच्छिक पेशी, जिसको अनस्ट्रिपेड मसल्स भी कहते हैं।
इस पेशी में होने वाला संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में, वृषण में तथा मूत्र वाहिनी में पाई जाती है। आरेखित या अनैच्छिक पेशी जो होते हैं यह मनुष्य के दिमाग के विपरीत काम करते हैं, यानी ये अपने मन से काम करते हैं, इसलिए इसे हम लोग आरेखित या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जबकि रेखित पेशी जो होते हैं यह मनुष्य के निर्णय के अनुसार काम करते हैं। रेखित पेशी स्ट्रिपेड मसल्स, यह पेशी जीव के कंकाल यानी कि हड्डी से जुड़ी होती है तथा इसमें प्रसार तथा संकुचन जीव के इच्छा के अनुरूप होता है, यानी जीव की इच्छा के अनुरूप होता है। यह पेशी शरीर के पैर और गला इत्यादि में पाई जाती है। यह पेशी शरीर के कुल भार का 50% होता है। रेखित पेशी जो होता है शरीर के कुल भार का कितना होता है? 50% आपको होता है। अब आइए हम लोग हृदयक पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। हृदयक पेशी जो होती है कार्डियक मसल्स, हृदय का निर्माण करने वाली पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। इस पेशी की रचना भी रेखित पेशी के समान ही होता है। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होती है तथा जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन जो है होते रहता है। अब आइए हम लोग तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व्स टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। तंत्रिका ऊतक जो होता है नर्व्स टिश्यू, यह जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं इसी ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहा जाता है। देखिए न्यूरॉन कोशिका जो होती है ऊतक संवेदना को शरीर को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है और इन ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।